नमस्कार प्रिय आई ग्रास्पर्स, आपके प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। सहानुभूति यह सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता है कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और वह किस स्थिति से गुजर रहा है। यह दूसरों से जुड़ने और उन्हें समझने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसलिए अपने आसपास के लोगों से दिल खोलकर मिलिए, इससे आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज के एपिसोड के मुख्य हाइलाइट्स हैं: भारत ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 वैक्सीन्स को मंजूरी दी। इमैनुअल मैक्रोन फिर से चुने गए फ्रांस के राष्ट्रपति। ट्विटर ने इलॉन मस्क को $44 बिलियन में कंपनी बेचने की पुष्टि की। मिशन यूरेनस हो सकता है नासा का अगला प्राथमिकता वाला मिशन। भारत का पहला पूरा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट हुआ चालू। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 के परिणाम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की रंगारंग शुरुआत और अंत में हमारा बहुत ही बेहतरीन F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं भारत की कुछ खबरों से। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के प्रयासों को मजबूत करने के लिए भारत के नेशनल ड्रग्स रेगुलेटर ने आपातकालीन उपयोग के लिए 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई की कोवैक्स और 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन नामक वैक्सीन को मंजूरी दी है। रेगुलेटर ने 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की 2 डोज ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को भी मंजूरी दी है। हालांकि कृपया ध्यान दें कि 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीन को रोल आउट करने का अंतिम निर्णय सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए इम्यूनाइजेशन पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश के बाद ही लिया जाएगा। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस खबर पर नजर रखें और उसी के अनुसार अपना वैक्सीन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। पिछले हफ्ते फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने प्रतिद्वंद्वी मरीन ले पेन को हराकर फिर से चुनाव जीता और लगातार 2 दशकों तक दूसरा कार्यकाल जीतने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने। अनुमानों के अनुसार सेंट्रिस्ट मैक्रोन दूसरे दौर के रन ऑफ में प्रतिद्वंद्वी ले पेन के 42% वोट की तुलना में लगभग 98% वोट हासिल करने वाले थे। यह परिणाम 2017 में दूसरे दौर के संघर्ष की तुलना में नैरो है, जब इन्हीं दोनों उम्मीदवारों का मुकाबला रन ऑफ में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रोन को फिर से चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि वह भारत फ्रांस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप गहरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। पिछले हफ्ते की खबरों के बाद ट्विटर ने अब अपनी कंपनी को टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क को $44 बिलियन में बेचने की पुष्टि की है। कथित तौर पर वीकेंड में टेक ओवर वार्ता में तेजी आई थी, जब मस्क ने ट्विटर के शेयर होल्डर्स को अपने फाइनेंस के ऑफर से लुभाया था। इस बिक्री से दुनिया के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कंट्रोल दुनिया के सबसे अमीर आदमी हाथों में चला जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग लाखों यूजर्स और ग्लोबल लीडर्स करते हैं। हम ईगरली इसका इंतजार कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने की उनकी योजना क्या है। साइंटिस्ट के एक प्रभावशाली पैनल ने हाल ही में सुझाव दिया था कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को यूरेनस के मिशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। यूरेनस को बर्फ दानव या आइस जायंट के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारे सोलर सिस्टम का 7वां ग्रह है, जिसका डायमीटर पृथ्वी के आकार का 4 गुना है। क्या आप जानते हैं कि इसे अब तक केवल एक बार थोड़ी देर के लिए 1986 में वोयाजर 2 की संक्षिप्त फ्लाईबाय में देखा गया है।
रिसर्चर्स को लगता है कि यूरेनस के गहन अध्ययन से उन्हें अन्य सितारों के आसपास खोजी जा रही कई समान आकार की वस्तुओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि नासा इस रिकमेंडेशन पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। पुणे स्थित फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइजर स्टार्टअप H2E पावर सिस्टम्स ने हाल ही में असम में ऑयल इंडिया के लिए देश का पहला कमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र चालू किया है। क्या आप जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन में फॉसिल फ्यूल्स की जगह लेने की क्षमता है? यह ऐसी हाइड्रोजन गैस है जिसका उत्पादन पवन और सौर ऊर्जा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके किया जाता है और इसमें ग्रीन हाउस गैस का कोई उत्सर्जन नहीं होता है। सेंट्रल असम के जोरहाट में पायलट प्लांट में हर दिन 10 किलो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता है, जिसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। हम इन्हें इस महत्वपूर्ण इनोवेशन और हमारे पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए बधाई देते हैं। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि डिस्पोजेबल कंटेनर और कप आपके पेय पदार्थ में ट्रिलियन माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक पार्टिकल डाल देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के एक शोध के अनुसार यदि ऐसे कप में 100 डिग्री सेल्सियस पर पेय पदार्थ लिया जाए तो उसमें ये प्रति लीटर ट्रिलियन नैनो पार्टिकल्स छोड़ते हैं। रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि नैनो पार्टिकल्स का औसत आकार 30 से 80 नैनोमीटर के बीच था, जिनमें से कुछ 200 नैनोमीटर से अधिक के भी थे। ये निष्कर्ष प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या और मानव और पशु स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में काम करने वाले साइंटिस्ट के लिए रिसर्च के नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 के परिणाम। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है। इनमें दुनिया के जीवित 71 ग्रेटेस्ट एथलीट्स की जूरी द्वारा चुने गए खेल की दुनिया के व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित किया जाता है। पिछले हफ्ते 22वें लॉरियस अवार्ड्स का आयोजन किया गया और दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट एथलीट्स को सम्मानित किया गया था। फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और जमैकन ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉम्पसन को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। अन्य बड़े विजेताओं में यूरोपियन चैंपियंस इटालियन मेंस फुटबॉल टीम शामिल है, जिन्होंने दूसरी बार टीम ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता, जबकि ग्लोबल टेनिस सेंसेशन एमा राडुकानु को 18 साल की उम्र में यूएस ओपन की जीत के बाद लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इस सभी विजेताओं को अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में उनके योगदान के लिए हम बधाई देते हैं। खेलकूद हमेशा से ही युवाओं की लाइफस्टाइल में एक अभिन्न अंग रहे हैं। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पिछले सप्ताह एक रंगीन समारोह में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया। नई शिक्षा नीति में खेलकूद पर बहुत जोर दिया गया है और इसमें यह इच्छा व्यक्त की गई है कि राज्य सरकारें खिलाड़ियों को एडमिशंस और प्रमोशंस में रिवॉर्ड दें। ये कर्नाटक में होने वाली सबसे बड़ी मल्टी डिसिप्लिन इवेंट्स में से एक थी और इसकी मेजबानी जैन यूनिवर्सिटी ने की। इन प्रतियोगिताओं को फॉलो करना ना भूलें और देखें गोल्ड कौन ले जाता है। यह समय एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए एक और रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि के जश्न मनाने का है। भारतीय रेसलर रवि कुमार दहिया ने पिछले हफ्ते एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता और लगातार 3 एशियन चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए। अन्य भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया और गौरव बालियान ने चैंपियनशिप में अपने अपने फाइनल मुकाबले हारने के बाद सिल्वर मेडल जीता। इस बीच महिला वर्ग में गत चैंपियन अंशु मलिक अपने पिछले शानदार जीत को दोहरा नहीं पाई और उन्हें वर्ल्ड चैंपियन सुगुमी सकुराई से हारकर सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।
सरिता मोर 59 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद चैंपियनशिप में रिकॉर्ड चौथा मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसलर भी बनी। हम सभी विजेताओं को बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय नामक एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। इसमें वे देख सकेंगे कि प्रत्येक प्रधानमंत्री ने किन कठिनाइयों का सामना किया और नए भारत की नींव रखने के लिए कैसे इन कठिनाइयों को पार किया। संग्रहालय भवन नवनिर्मित ब्लॉक 2 के साथ ब्लॉक 1 के रूप में नामित 3 मूर्ति भवन को इंटीग्रेट करता है और इसमें कुल 43 गैलरीज हैं। इस संग्रहालय भवन की क्षमता लगभग 4000 लोगों की है और ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से इसकी 100 रुपए की एंट्री टिकट होगी। तो इंतजार किस बात का है, इस संग्रहालय को देखिए और लीजिए प्रेरणा। आई ग्रास्पर्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स की तुलना में चींटियों में सिर्फ 2,50,000 न्यूरॉन्स होते हैं। हालांकि जब वे टीम के रूप में काम करती हैं, तो वे प्रभावशाली उपलब्धि हासिल कर लेती हैं। रिसर्चर्स ने हाल ही में ट्रॉपिकल अमेरिका की जहरीली चींटियों को फिल्माया है, जिसमें ये अपने इनफेमस टीम वर्क का उपयोग करते हुए पुल बनाकर एक चिपचिपे सरफेस को पार करते हैं। चींटियों की यह प्रजाति अपने खुद के शरीर से पुल को बनाने में एक्सपर्ट होती हैं और बाढ़ से बचने के लिए खुद को तैरती हुए राफ्ट में भी बदल सकती हैं। वे अंडरग्राउंड सॉइल को सतह बदलकर बायोडाइवर्सिटी के महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल प्रोसेस में योगदान करते हैं। क्या यह दिलचस्प बात नहीं है? महाराष्ट्र के एक दूर दराज के गांव में जिला परिषद स्कूल के कैंपस में लगा एक पेड़ सबसे अनूठे फल देता है। करीमगुड़ा प्राइमरी स्कूल में कहानियों की किताबें फलों की तरह लटका दी जाती हैं और बच्चे स्थानीय परंपरा के रूप में सबसे अच्छे फल को तोड़ने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। इस इनिशिएटिव की योजना बनाने और इसे इम्प्लीमेंट करने वाले टीचर विनीत पद्मावर ने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य छात्रों की पढ़ने में रुचि बढ़ाना है। यही कारण है कि एज अप्रोप्रिएट कहानियों की किताबों का उपयोग किया जाता है और जंगलों और गांव की कॉमन प्रैक्टिस की तरह छात्र उन्हें पेड़ से फल की तरह तोड़ सकते हैं। पढ़ने की रुचि बढ़ाने का क्या ही शानदार तरीका है यार। इस सप्ताह का मुहावरा है जान में जान आना, जिसका मतलब है राहत महसूस करना। रेगिस्तान की धूप में अचानक पानी देखकर यात्रियों की जान में जान आई। बूझो तो जाने, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। इलायची। पहचानो कौन? इन्होंने अपना करियर मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी के लिए खेलते हुए शुरू किया और इसके लिए 6 प्रीमियम लीग खिताब जीते। यह अपनी इसी घातक फ्री किक के लिए जाने जाते थे जो बेंड होकर गोल में चली जाती थी। इसी किक से इंस्पायर होकर एक ऐसी लड़की के बारे में पॉपुलर मूवी बनाई गई जिसमें वह इनकी तरह फुटबॉल खेलना चाहती थी। मुझे पक्का पता है कि फुटबॉल प्रेमी इन्हें पहचान गए होंगे। जी हाँ, ये है डेविड बेकहम। क्या आपको मालूम है कि वे इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी थे और इस टीम के साथ उन्होंने रिकॉर्ड 115 बार खेला है। क्या आपको मालूम है कि एंशिएंट ग्रीस में स्कर्ट पहनने को मर्दानगी का प्रतीक माना जाता था। एंशिएंट ग्रीस में पुरुष प्लीटेड फ्लोर लेंथ ट्यूनिक्स पहनते थे क्योंकि ये पहनने में आरामदायक होते थे और इन्हें एडिशनल सिलाई की ज़रूरत नहीं होती थी। ट्राउजर्स और पैंट्स को जनाना माना जाता था और इन्हें पहनने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता था। इससे साबित होता है कि कपड़े जेंडर न्यूट्रल होते हैं और किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को परिभाषित नहीं करते। आई ग्रास्पर्स, क्या यह बात सही नहीं है? क्विज टाइम। ग्रीस सहित बाल्कन क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक प्लीटेड स्कर्ट का
नाम बताइए। अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। जापान का इनाजावा ग्रैंड बोल बोलिंग सेंटर दुनिया की सबसे बड़ी बोलिंग एली के रूप में जाना जाता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर हेरिटेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल के ध्रुव मेहरा का हार्दिक अभिनंदन। इस हफ्ते के समाचार कैप्सूल को सुनने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें कि सहानुभूति का मतलब है कि दूसरों की आंखों से देखें, दूसरों के कानों से सुने एवं भावनाओं को दूसरों के हृदय से समझें। दया और करुणा के इसी रूप की दुनिया को आज सबसे अधिक जरूरत है। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते।